नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में भाग 1 की। प्रस्तावना तक हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे भाग 1 की, जिसका नाम है भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का संघ क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या अंतर है, संघ और राज्य क्षेत्र में क्या अंतर होता है, प्लस इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इन चारों अनुच्छेद को हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो स्वरूप है वो कैसे रहा है। 1947 में भारत कैसा था, 1950 में भारत कैसा था, फिर 1956 में भारत कैसा था, और फिर 2022 में आज वर्तमान में भारत कैसा है। तो कौन कौन से राज्य पहले नहीं थे, कौन कौन से राज्य नए बने, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ राज्यों के आपने देखा होगा समय समय पर नाम परिवर्तित हुए हैं, और 1956 में जब 14 राज्य थे, उसके बाद आप देखेंगे आज कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। मैं आपको उनका क्रम ऐसा याद करा दूंगा कि आप ये तक बता पाएंगे कि किस राज्य के बाद कौन सा राज्य आता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी, और ये बात याद रखिएगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आवाज़ मेरी बैठी हुई है, आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही होगी अनुमलिक जैसी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगा आज अपनी क्लास की 4 लाइनों से। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइनें हैं आपको सुनने के लिए, और मैं आपको उनको सुनाऊँगा, ठीक है। देखिएगा, एक बात याद रखना, आप सभी लोग कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। अल्प का मतलब होता है कम। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और भार को लक्ष्य से दूर ही रखना वर्दी धारो। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे वर्दी धारो, ठीक है, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आगे बात समझ में। इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 1, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है, मैं फिर बता रहा हूं कि हमको किस तरह से पढ़ना है। आप जीएस में कोई भी टॉपिक पढ़ें, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, या विज्ञान हो, या करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक हो, या साइंस हो, आप हमेशा उसको जब भी कोई टॉपिक नया शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसमें से जो काम की हेडिंग्स है वो आप निकाल लीजिएगा, ताकि आपको यह पता रहे ओवरऑल कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्लस उससे जुड़े हुए प्रश्न कीजिएगा जो लास्ट ईयर के आए हुए हैं, ताकि यह भी पता रहता है कि हम किस लेवल तक पढ़ना है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ग्रुप सी या ग्रुप डी, यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाला बच्चा भी राष्ट्रपति पढ़ के जाता है, और जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम कराती है वो भी राष्ट्रपति पढ़ के जाते हैं। तो क्या अंतर है? तो अंतर किसका है? लेवल का। टॉपिक तो सेम है, राष्ट्रपति यहाँ भी पूछ सकता है, राष्ट्रपति वहाँ भी पूछ सकता है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, लेकिन लेवल बदल जाता है। और ये लेवल आपको पता लगता है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, और लगातार मैं आपको एसएससी जीडी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और आज भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिएगा, हम शुरुआत करते हैं कि पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं भारत माता की जय के साथ। भारत माता हमको हमेशा सद्बुद्धि दें, ताकि हम अच्छे से अपने मार्ग पर चलते रहें और सफलता सुनिश्चित करें। भारत के संविधान का भाग 1, ठीक है। इसमें मैंने इसका नाम नहीं लिखा है, मैं वो नाम और लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। बहुत ही सरलता से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल। जब भी समझ में नहीं आया, मैंने आपको बताया है कि आप दोस्त उसको तोड़ दिया करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ोगे ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा जीएस समझ में आ जाएगा। तोड़ते चले जाओ, जहाँ तक समझ में नहीं आया ना वहाँ तक तोड़ते चले जाओ। ऐसे समझ लो कि किसी गड्ढे से पानी निकालना है, और उस गड्ढे में उसको तब तक खोदते रहो जब तक वहाँ से पानी नहीं निकल के आ रहा है। और जैसे ही पानी निकल के आ जाएगा तो फिर उसका क्या खोदना रह गया है, खोदने का कोई मूल्य ही नहीं रहा, क्योंकि पानी निकल के आ गया है। तो वैसे ही जीएस में होता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मेरे सभी दोस्तों, आपसे आपका बड़ा भाई विनम्र प्रार्थना करता है कि आप सभी दोस्तों तोड़ दिया करो। अब हम देखते हैं भाग 1, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें मैंने इसलिए लिख लिया पहले से स्लाइड में, ताकि हम समय की बचत कर सकें, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा परिचय, ठीक है, कि परिचय क्या है, मतलब इसमें क्या पढ़ना है। दूसरा है अनुच्छेद, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसमें आपने देखा होगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिए हुए हैं, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं। इसमें आपको तीसरी हेडिंग पढ़नी है, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कब? 1947 में कैसा था, उस समय कितनी रियासतें थीं, कैसा क्षेत्र था, कितने भागों में बटा था। 1950 में आपने देखा होगा भारत के जो है भाग 6, 7, 8, 9, इनमें जो है भारत की इस प्रवृत्ति का उल्लेख था।
फिर आप उसके बाद देखेंगे 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम आया था वो, उसके बाद फिर हम देखेंगे 2022 जो आज चल रहा है, ठीक है, नवंबर 2022 में भारत की क्या कंडीशन है हम देखेंगे। रियासतों का विलय, यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कितनी रियासतें थी, कौन सी मिल गई थी और कौन सी नहीं मिली थी, यहाँ से, ठीक है। एक नई बात भी आपको पता लगेगा रियासतों से जुड़ी हुई, बिल्कुल नई बात, ठीक है। आमतौर पे बच्चे जानते हैं कि जो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये 3 रियासतें रह गई थी, लेकिन आपको एक नई रियासत आज मैं बताऊंगा इस क्लास में कि जो कि वो भी रह गई थी, जो कि सबसे अंत में अगर कोई मिली है तो वो मिली है, ठीक है। स्वतंत्र राज्य की मांग, आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले मांग करनी शुरू की थी कि मेरा भाषा के आधार पर मेरा पुनर्गठन होना चाहिए और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होनी चाहिए पुनर्गठित करके भाषा के आधार पर। तो ये देखा होगा आपने आंध्र प्रदेश वाला, इसमें हम पढ़ लेंगे कहाँ से शुरुआत होती है। 1956 के बाद जो गठित राज्य हैं उनका क्रम, 1956 में 14 राज्य थे, ठीक है, और आज कितने 28। तो उन 14 के बाद कौन से नए 14 हैं उनको मैं ऐसे याद करा दूंगा, यार मेरा वादा है मेरे दोस्तों, आप कहोगे कि सर मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि इतनी सरलता से आप याद करा देंगे, खुद ही याद करते चले जाओगे। राज्यों के नाम परिवर्तन, आ रही बात समझे, राज्यों के नाम परिवर्तन है ना, जैसे पहले बॉम्बे था फिर महाराष्ट्र है, तो इन सब राज्यों के जो नाम पर संयुक्त प्रांत है, तो आज क्या जाना जाता है उत्तर प्रदेश। तो राज्यों के कुछ 5-6 राज्य हैं जिनके नामों में परिवर्तन हुए हैं, तो उनके नामों के परिवर्तन देख लेंगे कि वो पहले किस नाम से जाने जाते थे और अब वो किस नाम से जाने जाते हैं। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाग 1 का परिचय। देखिएगा भाग 1, संविधान का भाग 1, इसका नाम क्या है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। और अनुच्छेद दिए हुए हैं दोस्तों, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। खांसी बहुत ज़्यादा है, कल की क्लास में आपने देख लिया होगा, ज़्यादा इसलिए मैं चिल्लाऊंगा नहीं, ठीक है। तो हम किसके बारे में क्या देखना है, देखो भाग 1 बताता है कि भारत की प्रकृति कैसी है, ठीक है, मतलब भारत दिखता कैसा है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जो भारत है, जो राष्ट्र है भारत, वो कैसा राष्ट्र है, ठीक है, कि राज्यों का समूह है, या राज्य जो भारत के जो राष्ट्र है हमारा, उसका वहाँ पे राज्य जो है हमारा जो संघ है और उसके राज्यों के बीच कैसे संबंध है, इन सबको बहुत डिटेल में समझाया गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो दिक्कत होंगी आपको समझने में, तो सीधा आप अपने एग्जाम को ओरिएंटेड, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, उन चीज़ों को पकड़ना शुरू कीजिए। जैसे कि अब एक बार देखेंगे, जो हमारा भारत है ना, इसका परिचय बताया जाता है कि जो भारत है वो कैसा है, हम कहते हैं भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, अमेरिका में देखा होगा जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है उसमें क्या है, और हमारा है यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, हिंदी में संघ मिलेगा यहाँ भी वहाँ भी लेकिन प्रणाली के अकॉर्डिंग हम कह देते हैं कि वहाँ पर अमेरिका में है फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट में मतलब ये है कि जो राज्य हैं उनके समझौते का परिणाम ही संघ है, राज्यों के मध्य समझौता हुआ है, जो राज्य हैं समझौता करके संघ का ही निर्माण किया है, ठीक है। और वहाँ पर जो है राज्य को ख़त्म भी कर दिया जा सकता है और राज्य स्वतंत्र हो सकते हैं, राज्य संघ से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते। अरे बस में कल को आपका प्रदेश अगर कहे कि मैं एक अलग देश बनाना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या भारत कैसा है, राज्यों का संघ है, मतलब अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। तो अमेरिका के फेडरेशन ऑफ स्टेट और भारत के यूनियन ऑफ स्टेट में अंतर समझ में आया कि वहाँ पर समझौते का परिणाम है, यहाँ समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, वो अलग हो सकते हैं, ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, भारत का जो है भारत जो राज्यों का संघ है, इसमें 2 शब्द आपको मिलेंगे। एक मिलेगा भारत संघ, बहुत प्यार से समझिएगा, एक शब्द मिलेगा भारत संघ और दूसरा शब्द मिलेगा आपको भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, इन दोनों को भी समझिएगा। तो भारत कैसा है, राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है। अमेरिका में कैसा है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, उसका मतलब क्या है कि वहाँ वो जो है राज्यों के समझौते का परिणाम है, प्लस उन्हें स्वतंत्र होने की आज़ादी है। भारत में अलग होने की आज़ादी नहीं है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। अब हम अगर भारत संघ की बात करेंगे यहाँ दोस्तों, अगर मैं भारत संघ की बात करूँगा तो ये जो भारत संघ है ना, भारत के अगर संघ की बात करेंगे तो इसमें केवल किसको शामिल किया जाता है,
राज्यों को शामिल किया जाता है, राज्यों को मिलाकर ही संघ बनता है, राज्यों को मिलाकर, केवल राज्यों को मिलाकर क्या बन रहा है, भारत संघ बन रहा है। अगर आप करेंगे भारतीय, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये संघ भी आ जाएगा। एक तो ये संघ आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, वो भी आ गए, प्लस जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, वो भी इसमें आ जाएंगे दोस्तों, दिखा है केंद्र, हाँ केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। और तीसरा, जो भविष्य में, जो क्षेत्र भविष्य में भारत में मिलेंगे, जो क्षेत्र भविष्य में भारत में मिलेंगे। तो भारत का जो भारत राज्य क्षेत्र जो है वो बड़ा है, और जो संघ है ये छोटा है। ये भारत का जो संघ है वो राज्यों को मिलाकर के बना है, ठीक है, और जो राज्य क्षेत्र होता है उसका अर्थ है बड़ा। उसमें जो राज्य हैं ये भी आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी आ जाते हैं, और जो भारत में भविष्य में है ना, जो भविष्य में जो किसी वैधानिक कानून के तहत, किसी नियम के तहत अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत में मिला लिया जाए, जैसा आपने देखा होगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, उसमें क्या हुआ था, 51 गांव हमने बांग्लादेश के भारत में शामिल कर लिए थे, और जो 111 क्षेत्र थे वो हमने बांग्लादेश को दे दिए थे। तो जो 51 क्षेत्र हैं वो किस में आ गए, इसमें आ गए। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में तो मिले हैं, पहले तो नहीं थे वो, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये इसका अर्थ हो गया, इसका क्या, राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट है, और यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्य, इसका दो अर्थ हैं, भारत का संघ है और भारत राज्य क्षेत्र होता है। ये भारत का संघ जो है ये छोटा है क्योंकि इसमें केवल राज्यों को मिलाया गया है, और जो भारत राज्य क्षेत्र होता है इसका क्षेत्र जो है बड़ा है क्योंकि इसमें राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और भविष्य में मिलने वाले क्षेत्र भी हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा, अब हम बात करते हैं अगली चीज़ में। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेदों पर। तो परिचय हमने जान लिया है ना, अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगर राज्य भारत से अलग हो जाएंगे तो जो संविधान में लिखा है ना, पढ़ा है अपने दोस्तों, अखंडता सुनिश्चित करनी है, तो अखंडता कहाँ रह गई? फिर तो भारत खंडित हो गया, टुकड़े हो जाएंगे तो खंडित होगा ना। तो अखंडता जो है वो कैसे सुनिश्चित होगी? इन्हीं तरह से सुनिश्चित होगी। अनुच्छेद 1 में बताया गया कि जो इंडिया है अर्थात भारत, वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारी अनुसूची 1 है, अनुसूची जो 1 है हमारी, उसमें बताया गया है कि राज्यों का नाम, राज्यों के क्षेत्र, जो उनकी सीमाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब हमारी अनुसूची 1 में बताई जा चुकी हैं। तो अनुच्छेद 1 आपको क्लियर है, वो बताता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। इन दोनों नामों में भी बहुत ज़्यादा मतभेद था संविधान सभा में, तो हमने क्या करा, इंडिया अर्थात भारत ले लिया, ठीक है नहीं, ओके। चलिएगा, अब आता है अनुच्छेद 2। चलिए इसमें लिख लेते हैं, अनुच्छेद 1 में ही लिख लेते हैं क्या, कि अनुसूची 1, जो अनुसूची 1 है ना, वह क्या बताती है? भारत संघ, ठीक है, मतलब राज्यों प्लस जो हमारे यूटीज हैं, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनके नाम, क्षेत्र और किसका उल्लेख करते हैं? सीमा का। आगे बात समझें, इनका उल्लेख करती है अनुसूची 1। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम क्या है, उनकी क्षेत्र, सीमा, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 तो सीधा सीधा बताता है भारत की प्रकृति, क्या, भारत की प्रकृति बताता है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत दैट इज इंडिया, क्या है ये? यूनियन ऑफ स्टेट है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है ना। आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िएगा तो ज़्यादा सही रहेंगे, ठीक है। पढ़ने को तो अथाह है, नौकरी एक बार ले लीजिए और फिर आजीवन आप किताबें ही पढ़ते रहिए, कुछ नहीं है आप, ठीक है। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या होता है? इसमें बहुत ध्यान से समझना 2 और 3 को।
अनुच्छेद 2 ये कहता है कि इसमें जो हमारा जो भारत संघ है, भारत संघ समझ लेना, भारत संघ समझ में आया, जो हमारा राज्यों का समूह है, मतलब यूनियन स्टेट में हमारे, तो भारत संघ में या भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन, ठीक है, भारतीय संघ में। और इसमें याद रखना ये वही क्षेत्र होंगे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है। अगर ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में भारतीय संघ में शामिल नहीं हैं, अगर उनको भारतीय संघ में शामिल किया जाए, प्रवेश दिलाया जाए और उनसे एक नए राज्य का गठन किया जाए, तो वो कहलाएगा अनुच्छेद 2। क्या कहलाएगा? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। इसकी एक शर्त क्या है? इनको आप नोट्स भी बनाते रहिए। इनकी एक शर्त है वही क्षेत्र आएंगे, वही क्षेत्र आते हैं, इसमें वही क्षेत्र आते हैं जो कि वर्तमान में भारतीय संघ बोल दो या यूनियन ऑफ स्टेट बोल दो, भारतीय संघ में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। आगे बात समझ में? तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, और ये वही राज्य होंगे जो वर्तमान में यूनियन ऑफ स्टेट में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है? भारत की प्रकृति, कैसा? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत संघ और भारत का राज्य क्षेत्र में अंतर बता दिया। संघ में केवल जो 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों का समूह संघ है, और राज्य क्षेत्र में कौन होते हैं? तो ये 28 के 28 राज्य भी आएंगे और 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे, और भविष्य में जो हम क्षेत्र कानूनी तौर पर अर्जित करेंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, लेकिन याद रखना शर्त इसकी ये है कि ये वही क्षेत्र होने चाहिए जिस समय इसमें शामिल किया जाए, प्रवेश किया जाए, उन क्षेत्रों को किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय संघ में शामिल नहीं है। आगे बात समझ में? अब है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है जो भारतीय संघ में शामिल हैं उनके क्षेत्रों में परिवर्तन। जैसे भारतीय संघ में शामिल हैं, तो जो भारतीय संघ में शामिल हैं उनके क्षेत्रों में जो परिवर्तन करना है वो इसमें आता है। तो ध्यान रखना, भारतीय, इसमें 3 से 4 प्रावधान है। भारतीय संघ में शामिल क्षेत्रों में परिवर्तन। अब बताओ भाई कैसा परिवर्तन हो सकता है इसमें? पहला परिवर्तन ए, ठीक है, सीमा परिवर्तन, ठीक है। जो भारतीय संघ में कुछ राज्य हैं, मतलब राज्यों की सीमा में परिवर्तन कह सकते हैं, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ये कई बार पूछा गया है कि अगर किसी राज्य का नाम बदला जाता है, ठीक है, तो राज्य का नाम बदला जाए या राज्यों की सीमा बदली जाए तो कौन सा अनुच्छेद में आता है? 3, ठीक है। तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन, सीमा मतलब राज्यों की सीमा में परिवर्तन, इसको पूरा लिख दे रहा हूँ सही से, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ठीक है। अगर इसके बाद पूछ लिया जाएगा क्षेत्र नाम परिवर्तन, तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना,
ठीक है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को जो मिलाकर दो या 2 से अधिक राज्यों के जो है क्षेत्रों को मिलाकर के उनके नाम में भी परिवर्तन भी इसमें ही आता है, ठीक है। तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो या राज्यों के नाम में परिवर्तन हो या क्षेत्र किसी राज्यों के क्षेत्र को घटाया जाए बढ़ाया जाए, ठीक है। तो जो वर्तमान में भारतीय संघ है अगर उसमें शामिल क्षेत्रों में परिवर्तन होना है तो आएगा अनुच्छेद 3 में, ठीक है। और अगर नए राज्य हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का जो प्रवेश है, प्रवेश का मतलब ये होगा कि वो राज्य होने चाहिए जो वर्तमान भारतीय संघ में शामिल नहीं है। आगे बात समझ में। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो वर्तमान में भारतीय संघ में शामिल क्षेत्र हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वही होता है। अच्छा, ऐसा जो अनुच्छेद 3 है इसकी एक शर्त भी है, ठीक है। इसकी एक शर्त है क्या कि ऐसा कोई विधेयक जब भी लाया जाएगा, ऐसा कोई प्रस्ताव बोल दो या विधेयक बोल दो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आएगा। किसकी अनुमति से आएगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही या अनुमति से ही आएगा, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त यह है, दूसरी शर्त क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं संबंधित विधानमंडल, जैसा कि मान लो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा तोड़ करके उत्तराखंड में शामिल कर लिया जाए तो ठीक है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जो राज्य संबंधित होंगे इस प्रस्ताव से, जो प्रपोजल है या विधेयक है, जो प्रस्ताव है, जो राज्य से जुड़े हैं संबंधित राज्य, इसका मतलब होता है संबंधित राज्य, ठीक है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के समक्ष प्रस्ताव रखवा देते हैं, समक्ष क्या भेज देते हैं? प्रस्ताव भेज देते हैं कि महोदय आपके ऐसा ऐसा परिवर्तन होने वाला है, भेजते हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये केवल प्रस्ताव भेजा जाता है, राज्य से संतुष्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में। और केंद्र शासित प्रदेश का अगर मामला है तो राष्ट्रपति उस मामले में तो प्रस्ताव भेजना भी अनिवार्य नहीं समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मामला है तो राष्ट्रपति प्रस्ताव भेजना भी अनिवार्य नहीं समझेंगे। और अगर राज्य है संपूर्ण राज्य का दर्जा है तो राष्ट्रपति भेज देते हैं, लेकिन अगर वह राज्य उस पर सहमत हो या नहीं हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनुच्छेद 3 समझना है, जो भारतीय संघ में है शामिल उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में आएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के समक्ष प्रस्ताव भेजेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको समझनी है, बहुत ही ज़्यादा काम की है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम की है। वो क्या है दोस्तों? ठीक है, वह काम की क्या है? यह है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3, बात समझ लेना बहुत अच्छे से। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत यदि कोई परिवर्तन होता है, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए संविधान संशोधन, कौन सा अनुच्छेद है? 368। उसके लिए संविधान संशोधन की तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता क्या होगा? नहीं है। तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कोई संसद परिवर्तन करती भी है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसको कैसे कर सकती है? सामान्य बहुमत और सामान्य विधायिका। अर्थात अगर कोई ऐसा परिवर्तन करना है
तो संसद को एक साधारण सा विधेयक लाना पड़ेगा या सामान्य विधेयक, ठीक है, सामान्य विधेयक हो और सामान्य बहुमत क्या हो, सामान्य बहुमत हो। एक चीज और याद रखना इसमें दोस्तों, समझते हुए चलना, एक चीज और याद रखना अगर भारत संसद ने या भारत ने, या ऐसे समझ के चलो, यदि संसद ने, ठीक है, कोई भारतीय क्षेत्र, यदि संसद ने कोई भारतीय क्षेत्र विदेशी राष्ट्र को देना हो, जैसा आपने देखा होगा अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है। एक तो 1960 में बेरूबाड़ी हमने दे दिया था पूर्वी पाकिस्तान को, और एक बार आपने देखा होगा 2015 में। तो भारतीय क्षेत्र अगर विदेशी राष्ट्र को देना हो, विदेशी राष्ट्र को देना हो, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है दो देशों के बीच अगर सीमा विवाद भी सुलझाना है तो उसके लिए भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है संविधान में। तो 2 राष्ट्र विदेशी राष्ट्र को देना हो तब संविधान संशोधन होगा, तब संविधान संशोधन क्या है भाई, जरूरी है। आगे सुनो, तो इसको पढ़ते हैं दोबारा। लिख रहा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई परिवर्तन अगर संसद करती है तो उसको उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, वह उसको साधारण विधायी प्रक्रिया या सामान्य बहुमत से पास करा करके वह कदम उठा सकती है, बशर्ते यदि अगर संसद को कोई क्षेत्र, भारत का कोई क्षेत्र है, अगर उसे पड़ोसी देश या किसी विदेशी सत्ता को सौंपना हो या विदेशी राष्ट्र को दे दिया जाए, तब क्या सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया से होगा? नहीं। तब हमको क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 और भारत का संविधान भाग 20 में दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक बचा हुआ है अनुच्छेद 4। चलिएगा अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं अनुच्छेद 4 ये क्या कहता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 कहता है क्या? ये कहता है दोस्तों कि पहली व चौथी अनुसूची, चौथी में क्या हुआ है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों को जो सीटों का प्रतिनिधित्व वो दे रखा है। ठीक है, पहली अनुसूची क्या बताती है? राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और राजधानियां, ये सब बताती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी बताती है। तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के कानून से जुड़ा है। इसको समझ लो। अगर अनुच्छेद 1 या 2 में परिवर्तन होता है तो अगर अनुच्छेद 2 नहीं हुआ, हाँ 1 और 2, ठीक है, तो अनुच्छेद अगर 1 और 2 में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वह परिवर्तन कौन सी? पहली और चौथी नहीं, 1 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, क्योंकि 1 तो आपको पता है ना, भारत की प्रकृति बताता है, और 2 क्या बताता है कि ऐसे क्षेत्रों का प्रवेश जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, और अनुच्छेद 3 बताता है कि जो भारतीय संघ का हिस्सा है या जो भारत के इस समय शामिल हैं उनके क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन हो, नाम में परिवर्तन हो, या 1 या 2 या से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर के कोई नए राज्य बनाया जाए, या केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर के नए राज्य बनाया जाए, वो सब आता है 3 में। तो अनुच्छेद 1 नहीं आएगा, 2 किसे लिख गया था वो। तो अनुच्छेद 1 तो बताता है भारत की प्रकृति, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 4 कि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन अगर होगा तो वह किससे जुड़ा होगा? अनुच्छेद 2 और 3 के कानून से। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ लो। इसका सरल शब्द में इसका अर्थात मतलब ये हुआ कि अगर संसद ने अनुच्छेद 2 और 3 में
कोई भी परिवर्तन किया है, कोई भी परिवर्तन किया है तो वह किससे जुड़ा हुआ है, वह परिवर्तन किस में भी होना चाहिए, पहली और किस में होगा, चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। आ रही बात समझ में? अगर संसद ने अनुच्छेद 2 और 3 में कोई परिवर्तन किया है तो अनुसूची पहली और चौथी जो है उनमें भी परिवर्तन होगा। आ गई बात समझ में? ये थे 4 के 4 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 बताता है भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 बताता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन, लेकिन वही क्षेत्र होने चाहिए जो कि उसमें शामिल नहीं है संघ में वर्तमान में। अनुच्छेद 3 क्या बताता है कि भारतीय संघ में जो शामिल क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें मिलाकर के अगर कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि इनके नाम में परिवर्तन, इनके सीमा में परिवर्तन, इनके क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र को घटाया जा सकता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश भी सुनते हैं कई बार कि उत्तर प्रदेश के भी टुकड़े करने वाले हैं, कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा, बुंदेलखंड अलग हो जाएगा। तो यह जब भी होगा तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और इससे कौन प्रभावित होगा, पहली अनुसूची प्रभावित होगी और चौथी अनुसूची होगी। जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश के 2 विभाजन कर दिए जाएं, एक हो जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक हो जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो अब तो अभी तक तो 28 राज्य थे, कल को अगर ये हो जाता तो राज्यों की संख्या कैसी हो जाएगी, पहले तो 29 हो जाएगी। 29 राज्य होते ही पहली अनुसूची में क्या परिवर्तन होगा, एक नए राज्य का नाम आएगा, उसका क्षेत्र आएगा, उसकी सीमा आएगी। और चौथी अनुसूची में क्या आएगा, जो राज्यसभा सीटें आवंटित की जाएंगी वो हो जाएंगी। अब आ गई बात समझ में? तो अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई परिवर्तन होता है तो पहली और अनुसूची जो चौथी अनुसूची है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इसका संशोधन जो है इनके कानून से जुड़ा है। 2 और 3 से लेकर के कोई भी कानून बनेगा तो पहली और चौथी अनुसूची में कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई संशोधन होगा ही होगा। तो हमने देख लिया भारत का परिचय क्या है और हमने देख लिया कि ये जो 4 अनुच्छेद हैं उनको देख लिया। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत की स्थिति। ठीक है, अब हम तीसरी हेडिंग देखेंगे, भारत की जो स्थिति है वो क्या है। देखिएगा दोस्त, भारत बहुत ही प्राचीन काल से देखा होगा आपने, बहुत समृद्ध रहा है। ठीक है, वो तो अब इन्होंने जो गुलाम बनाया जिन लोगों ने, उन्होंने भारत को शोषण कर करके बिल्कुल दीमक की तरह नोच करके खा गए हैं। चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हों या मुगल रहे हों, उन्होंने सबने देश को बर्बाद कर दिया था हमें। इसीलिए अब आप देखते होंगे जब आज़ाद हुआ था भारत तो कई वर्ष तो हमें लग गए, 25 से 30-40 साल तक तो हमें इसमें ही लग गए कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लग गए। अब सोचो आप 40 साल 45 साल अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, तो वो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी चुनौतियां थी। लेकिन यहाँ पर जो भारत की स्थिति देखेंगे, हम भारत की स्थिति में यहाँ देखेंगे, क्योंकि हमारा भाग 1 क्या कह रहा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो मतलब क्या बता रहा है, भारत की प्रकृति बता रहा है। तो प्रकृति में यहाँ क्या बताएगा कि राज्य कितने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। तो क्या प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश थे, तो बिल्कुल जवाब आएगा आपका नहीं। ठीक है, तो जैसे अब हम देखते हैं कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत कैसा था। फिर उसके बाद देखेंगे 47 के बाद सीधा हम देखेंगे 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन भारत के क्या हाल थे, मतलब कितने राज्य थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर देखेंगे आप 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ तब हमारे यहाँ कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। और आज हम देखेंगे 2022 में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं और इनके जो राज्य हैं इन सब का क्रम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो उसका पार्ट 2 आएगा उसमें करवाऊंगा। अभी तो हम पूरा सिनेरियो उसका समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं भारत कब, 1947। क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भारत को, जो भारत हमारा भारत देखते हैं कि जो भारत है हमारा ये 1947 में कैसा था। ठीक है, तो भारत 1947 में कैसा था दोस्तों, एक तो वह ब्रिटिश क्षेत्र था। ठीक है, जो ब्रिटिश वाला क्षेत्र था, मतलब जो प्रांत थे वो थे। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा देशी रियासतें थी, है ना, आपको पता होगा देशी रियासतें थी। और तीसरा था जो विदेशी द्वारा कुछ कब्जा कर रखा था, जैसे गोवा है, दमन दीव है, ठीक है, दादरा नगर हवेली है, चंदन नगर है, पांडिचेरी है या पुदुचेरी जिसको कहते हैं। तो ये तो 3 थे, एक तो भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे, दूसरा कौन था भाई, देशी रियासत थी, और तीसरा कौन था दोस्तों, तीसरा था ब्रिटिश विदेशियों के द्वारा जो कब्जा किए हुए हमारे क्षेत्र थे। ठीक है, तो 1947 में हम देख रहे हैं भारत। तो 1947 में भारत देखने के लिए आप ऐसे समझ के चलिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन था ए नंबर पर, ठीक है, इनको अभी हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत है। दूसरा यहाँ पर क्या था, क्या था भाई दोस्तों,
देशी रियासतें, ठीक है। आज़ादी के बाद हमारे पास कितनी रियासतें रह गई थी? 552, ठीक है। और तीसरा था विदेशी कब्जा। और कब्जा भी ध्यान रखेंगे, एक यहाँ पर कब्जा की बात हो रही है फ्रांस और एक बात हो रही है पुर्तगाल की। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कमेंट करके। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कौन सा देश था जिसका कब्जा रहा है, किसका? जल्दी से कमेंट करके जवाब देंगे इसका। तो ब्रिटिश प्रांत हो गए, देशी रियासतें हो गई, ब्रिटिश कब्जा। अच्छा, इनको देखेंगे अगर हम फ्रांस को, तो फ्रांस ने कब्जा कर रखा था हमारा चंदन नगर। चंदन नगर आता कहाँ पर है दोस्तों? याद रखना, ये वेस्ट बंगाल में आता है। ये भी कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा एक हुगली है, हुगली, वहाँ पर आता है। दूसरा है पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसे हम कहते हैं, पांडिचेरी। पुर्तगाल के पास क्या क्या था? एक तो गोवा था और गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, तीनों इसके पास थे, ठीक है। तो इनको याद रखना आप, ठीक है नहीं। तो अब हम देखते हैं ये देशी रियासत है, ये कितनी थी? 552 देशी रियासतें थी। आगे बात समझें, तो ब्रिटिश प्रांत थे, देशी रियासतें थी और विदेशों का जो कब्जा था वो था। विदेशी कब्जा में फ्रांस के पास था चंदन नगर और पांडिचेरी, और पुर्तगाल के पास क्या था? गोवा और दमन दीव। ये तो है हमारा 1947। अब देखेंगे अगर हम इनमें बात करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले इनमें अगर आप बात करेंगे ना कि कौन आज़ाद हुए हैं, तो इनमें से आज़ाद तो यही होना शुरू होंगे ना। इनको तो मिलाया जाएगा, वो तो हैं पहले से, वो तो पहले से ही हैं। इनको भारत में मिलाया जाएगा और इनको क्या कराया जाएगा? मुक्त कराया जाएगा। आपने ध्यान रखना, एक ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। पूछ सकता है कि ऑपरेशन विजय के तहत किन दो क्षेत्रों को आज़ाद करा करके भारत में मिलाया गया था? तो गोवा, ये दमन दीव वाले जो क्षेत्र थे इनको कहते हैं ऑपरेशन विजय के तहत मिलाया गया था। किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? गोवा और दमन दीव को ऑपरेशन विजय, ठीक है। चलिएगा, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। काफी सांस नहीं आ रहा, सांस बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। चलिएगा, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने अगर आज़ादी की बात करेंगे, इनकी कब्जे वाले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले 1954 में 1954 में पांडिचेरी, 1954 में पांडिचेरी यह मुक्त हुआ। फिर 1954 के बाद 1961 में कौन? एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन को याद रखना, पूछा गया परीक्षा में, ऑपरेशन विजय, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ? गोवा और दमन द्वीप को आज़ाद कराया गया, मुक्त कराया गया, ठीक है। चलिएगा, ये क्लियर हो गया आपको। एक चीज़ और याद रखना इसमें, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, 1975 में 1975 में जो सिक्किम है यह भी शामिल हुआ, ठीक है, भारत संघ में शामिल हुआ। ये तो कई बार पूछा है। कौन सा राज्य था ये? 22वां राज्य। तो 1975 में सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया और ये 22वां राज्य बना। 1954 में पांडिचेरी, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा और दमन दीव। तो हमने देखा 1947। अब हम देखते हैं 1950। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब हम बात करेंगे दोस्तों 1950 की। 1950 में भारत क्या था? तो उस 1950 में तो आपको पता है सबसे पहले संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका था। तो संविधान में भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9 ये चारों ही इससे संबंधित हैं।
वर्गों में बांटा गया था, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी, ठीक है ना। चलिएगा, तो 1950 में देखते हैं स्वरूप कैसा था। 1950 में भारत का स्वरूप कैसा था, फिर एक डायग्राम बनाएंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बिल्कुल, ठीक है। 1950 में, ठीक है, इसका हम नाम दे सकते हैं भाग 6। अनुच्छेद वही है 152 से 237। फिर है भाग 7। भाग 7 अनुच्छेद कौन सा था इसमें, केवल 238। फिर था भाग 8, आज इसमें क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242, ठीक है। दो से लेकर के 242, और एक था भाग, ये 8 है, और एक तो आपका भाग 9, ठीक है। ये तो भाग 9, भाग 6, भाग 7 और भाग 8 और एक भाग 9, इन चारों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूंगा आज कि जो भाग 6 है इसमें कौन था, भाग 7 में कौन था और भाग 8 में कौन था, भाग 9 में। तो पहले तो याद रखेंगे, ये जो भाग 9 है दोस्तों, यहाँ पर था अंडमान, कौन था, अंडमान निकोबार, ठीक है। अच्छा, भाग 6 में कौन था, ठीक है, ये मैं सभी नहीं लिखवा रहा हूँ, कुछ ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये राज्य थे, ये अबीबा सप, क्या लिखा है ये, अबीबा सप, सारे मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, जो काम के हैं, जो पूछे जा सकते हैं वही लिखवा रहा हूँ। एक तो असम भी इसमें था, बिहार इसमें था, बॉम्बे इसमें था, जो हमारा यूपी है जिसे हम कहते हैं संयुक्त प्रांत, वह इसमें था, और पैसे है पश्चिम बंगाल, पैसे क्या है, पश्चिम बंगाल। तो आपने देख लिया, तो अबीबा सप याद रखेंगे, अबीबा सप। और अबीबा सप का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अबीबा सप का मतलब हो गया असम हो गया, बिहार हो गया, बॉम्बे हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, और ये पश्चिम बंगाल हो गया। इसको जरूर याद रखेंगे, अबीबा सप, ठीक है ना। अब है 238, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे 238 को, इसको 238 को, इसमें देखो आज 200 भाग 7 में आज केवल क्या है, भाग 7 तो खत्म हो गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत क्या हुआ था आपको पता है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है, एक तो ये वाला खत्म कर दिया था हमने, और एक ये वाला खत्म कर दिया था। 7वां संविधान, आपको किताबों में मिलता है कि भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से खत्म कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से भाग 7 और भाग 9 ये दोनों ही खत्म कर दिए थे, दोनों के दोनों ही। तो अगर बात करेंगे भाग 7 में, उस समय इसमें बड़ी रियासतें थी, इसमें छोटी रियासतें थी, ठीक है। तो अगर इसमें भाग 7 में बात करेंगे तो जो बड़ी रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, एक तो राजस्थान थी, ठीक है, इनका ट्रिक निकाल दूंगा, वैसे इतना पूछता नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में कभी पूछेगा नहीं, इसीलिए आप इनको बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ठीक है, मैसूर, पूछता नहीं है बेटा, वनडे एग्जाम में दोस्तों इतना नहीं पूछेगा, विंध्य प्रदेश, इतना नहीं पूछेगा, इतना तो मुझे उम्मीद है, इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता है ना, वनडे एग्जाम में तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, हो सकता है और जगह पूछ लिया जाए, इतना डिटेल में यहाँ तो नहीं पूछेगा। तो राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, और ये विंध्य प्रदेश हो गया। उसमें तो आपको पता ही है अबीबा सप, असम, बिहार, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। अब ये तीसरा वाला है, इसमें कैसे याद रखेंगे, आपने नाम देखा होगा, इस गाड़ी का नाम सुना है कभी, KTM, ठीक है। अब के से KTM, तो के से क्या है, कुर्ग, सुना होगा कर्नाटक में कुर्ग है, और के से ही सुना होगा कच्छ, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। टी से क्या हो गया, त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया, मणिपुर, एम से क्या हो गया, मणिपुर, ठीक है। या 243 था, ठीक है, ठीक है। अब KTM आपके पास है, KTM से आप घूमने गए, सबसे पहले कहाँ घूमे भाई, सबसे पहले आप गए दिल्ली घूमने, दिल्ली है ना। फिर आप गए हिमाचल, कहाँ गए घूमने, हिमाचल गए,
ठीक है। फिर आप गए अजमेर, फिर आप गए भोपाल, ठीक है। भोपाल ही सबसे अंतिम रियासत थी जो मिली थी, याद रखना। तो केटीएम से कहाँ गए आप? दिल्ली गए हिमाचल गए, अजमेर गए और आप भोपाल गए, ठीक है। ये याद रखेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1950 में। भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। 6 में जो प्रमुख प्रांत थे, राज्य थे, वो थे, और भाग 7 में बड़ी रियासतें थी, भाग 8 में छोटी रियासतें थी, और भाग 9 में अकेला था अंडमान निकोबार। पूछ सकता है। और 7वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे दोस्तों इसको भी। 7वां संविधान संशोधन, उससे तो आपने देखा होगा ना, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1956 में। तभी तो राज्य बदल गए थे, वहाँ पर 14 राज्य हो गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें तो फेरबदल किया ही होगा, इन सबको फेरबदल किया। तो इस समय कौन से भाग खत्म हो गए थे? इससे हमारे 2 भाग खत्म हुए थे, याद रखना। आमतौर पर बच्चा कहता है कि सर इससे 2 भाग, एक भाग खत्म हुआ था 7वां, लेकिन कौन सा भाग खत्म हुआ था? प्लस 9वां भी खत्म हो गया था। आगे उसमें तो 7वां और 9वां ये दोनों भाग खत्म कर दिए गए थे इससे। चलिएगा 1950 में हमने देख लिया, और इसके आगे की बात हम जब 1956 की करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्या उसके लिए पूरा आपने देखा होगा, पूरा एक सिनेरियो शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। 1948 में आपने देखा होगा, पहले एक समिति बनी थी, फिर 1948 SK धन आयोग बनाया, समिति बनाई, उनसे कहा गया आप बताओ क्या भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो मांग कर रहा है वो सही है? उन्होंने कहा नहीं है। फिर 1948 में JVP समिति बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने भी कहा नहीं है। फिर वो आंदोलन कर रहे थे आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी आंदोलनकारी थे, पोट्टी श्री रामालू, तो उनकी 1953 में उनकी मृत्यु हो जाती है आंदोलन के दौरान। तो उससे आप समझते हैं जब किसी आंदोलन में मृत्यु होने लगती है लोगों की, तो हिंसा भड़कने की संभावना रहती है, तो बहुत ज़्यादा बवाल मचने की संभावना रहती है। तब 1953 में जब बाद उनकी मृत्यु हो गई, तब आनन फानन में, मजबूरी में इन्हें आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना पड़ा। अब वही वाली बात है, घर में एक बच्चे को टॉफ़ी मिलेगी तो और भी बच्चे मांगेंगे, तो और भी राज्यों ने मांग करनी शुरू की होगी। तो फिर उन्होंने क्या करा कि 1953 में भारत सरकार ने हमारे क्या करा, 1953 में 1953 में फजल अली आयोग एक बनाया, जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में बनाया। 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदय नाथ कुंजरू, KM पडिक्कर। इनसे कहा गया आप बताइए कि भाषा के आधार पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि ठीक है कर दो भाषा के आधार पर, लेकिन देश की अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए, देश खंडित नहीं हो जाए। आगे बस नहीं, ऐसा नहीं हो कि एक राज्य एक भाषा, जैसे तमिलनाडु है तो केवल तमिल चले, ऐसा नहीं होगा। आगे बस एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक राज्य पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया था। आगे बात समझ में, वो उस आयोग ने कहा था कि इन राज्यों का पुनर्गठन करा, तो 14 राज्य हो गए थे 6, जबकि फजल अली आयोग ने कहा था कि 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन के अंततः कितने हुए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे 1950 से आगे की। तो आज हमने क्या पढ़ा? भारत का परिचय। अनुच्छेद 1 भारत को बताता है भारत कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है ना, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। और मैंने आपको बताया जो भारत संघ है, एक होता है भारत का राज्य क्षेत्र, संघ में केवल राज्य हैं, और राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, और जो भविष्य में मिलाने जाने वाले क्षेत्र हैं वो भी हैं, ठीक है। दूसरी बात आपने देखा, उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है उनको कैसे शामिल किया जाएगा। आगे बात सुनिए, अनुच्छेद 3 बताता है कि जो भारतीय संघ में हैं शामिल हैं उनमें फेरबदल कैसे हो सकता है, नाम में, क्षेत्र में, सीमा में, या 2 या 2 से अधिक राज्यों से मिलाकर के एक नए राज्य का गठन करना हो तो, ठीक है। फिर अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 4 क्या कह रहा था अनुच्छेद 4 कह रहा था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा उसमें अगर परिवर्तन होगा तो अनुसूची कौन सी अनुसूची? पहली और चौथी, ठीक है। तो अनुसूची पहली और चौथी में स्वतः परिवर्तन होगा। पहली में तो मैंने बता दिया, पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम हैं, जो भारत के सब राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया हुआ है, उनका नाम, क्षेत्र, सीमा, ये सब दिया हुआ है, तो वहाँ भी परिवर्तन होगा। और चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, वहाँ भी परिवर्तन होगा, ठीक है। 4 अनुच्छेद देख लिए थे हमने। उसके बाद फिर हमने देखा था भारत की प्रकृति कैसी है, तो 47 में भारत कैसा था? ब्रिटिश क्षेत्र अलग थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे वो अलग थे, और रियासतें अलग थी, और जो कब्जा था फ्रांस का और पुर्तगाल का, फ्रांस था चंदन नगर और पांडिचेरी, ठीक है, और पुर्तगाल का था गोवा और दमनदीप, ठीक है। सबसे पहले पांडिचेरी 1954 में, फिर 1961 में आज़ाद हुआ हमारा कौन? ऑपरेशन विजय के तहत दमनदीप कराया गया, गोवा और दमनदीप उनसे, किससे?
उससे पुर्तगाल से। अब फिर 1975 में 22वां राज्य बना हमारा सिक्किम, ठीक है। फिर हमने देखा 1950 में क्या कंडीशन थी, तो 1950 में संविधान तो लागू हो गया था, तो संविधान के 4 भाग तो इससे जुड़े हुए थे, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। 6 में दिया हुआ था जो ब्रिटिश प्रांत है, जो प्रमुख प्रांत है वो, 7 में दिया हुई थी बड़ी रियासतें, छोटी में 8 में दी हुई थी छोटी रियासतें, और 9 में था अंडमान निकोबार। तो इनमें आपको याद रखना अबीबा सब, अबीबा सब का मतलब क्या है, असम बिहार, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, सभी नहीं है, ठीक है। 9 है, 9 के 9 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो दे रखा है आपका, ये राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है, मैसूर है, ये सब याद रखेंगे। और जो आपका तीसरा है KTM से चले, KTM का मतलब कुर्ग और कच्छ, T से त्रिपुरा, M से मणिपुर, और कहाँ गए दिल्ली, हिमाचल, अजमेर, भोपाल, इन सब जगह आप घूमिए आए, और लास्ट में अंडमान है। तो चलिएगा, हम आज ही अपनी इस बारी को मैं विराम देता हूँ। और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब आपको लग ही रहा होगा, मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा गंभीर रहने की मुझे आदत नहीं है, ठीक है। मैं ऑफलाइन में भी बच्चे जानते हैं मैं इतना ज़्यादा गंभीर नहीं रहता हूँ, बहुत हंसमुख आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा देर सीरियस भी नहीं रह सकता, कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद रहा, आपका बिल्कुल आपका सहयोग रहा, तो उम्मीद है कि मैं अगली क्लास में फिट हो जाऊंगा, ठीक है। हम अगली क्लास में बात करूंगा। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ, उसमें मैं आपको कराऊंगा 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। धन्यवाद।